प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों राम राम। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, जिन फसलों की आपने रबी के मौसम में बुआई करी थी वो फसलें आजकल खेतों में लहला रही हैं, लेकिन बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के कारण आपको इन फसलों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता है। गेहूं की फसल में अगर आपको पानी की आवश्यकता लगे तो एक सिंचाई अवश्य करें। इसके साथ ही फसलों में आजकल कीट पतंगे भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप समय रहते इनका प्रबंधन करें। और आइए अब देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, आज आपको कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों की आय दुगनी किस प्रकार से की जा सकती है, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है मौसम का मिजाज। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जॉबनेर कृषि मेले में बढ़ रही है किसानों की भागीदारी। उन्नत नस्ल के पशुधन से पशुपालन व्यवसाय को लाभकारी बनाएं। अफ्रीकी कृषि वानिकी परियोजना को मिली मंजूरी। और बदलते तापमान का गेहूं की फसल पर पड़ सकता है असर। जोबनेर के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय किसान मेले में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में चल रहे 5 दिवसीय किसान मेले में मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर R.S. परोदा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर L.S. राठौड़ और संजीव शर्मा ने शिरकत की और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर J.S. संधू ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण है, जब कृषि की महान हस्तियों से यह भूमि सुशोभित हुई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर परोदा के पूर्व आगमन पर दिए गए सुझावों पर विचार कर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में काम किया है। विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में डॉक्टर परोदा के उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मेले में अतिथियों ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए एल्बम, स्मारिका और अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया और प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने सहभागिता की। पशुपालन विभाग और महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय पशु चिकित्सा और बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रदेश के पशुपालकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए पशुपालन व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। नस्ल सुधार के लिए प्रदेश में संचालित कृत्रिम गर्भाधान जैसी महत्वपूर्ण योजना को कड़ाई से लागू किया जाएगा, ताकि पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता और अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि पशुधन के धंधे को पहले पिछड़ा माना जाता था, जो आजकल सफल व्यवसाय हो गया है। इसे अधिक लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। कोरोना काल के दौरान सकल घरेलू आय में यदि कोई योगदान रहा है तो वह पशुपालन व्यवसाय का ही रहा है। इस अवसर पर पशु पोषाहार संस्थान द्वारा पौष्टिक और प्रोटीन युक्त अजोला का प्रदर्शन करते हुए संतुलित पशु आहार के विषय में भी जानकारी दी गई। अफ्रीकी कृषि वानिकी परियोजना को शोध प्राथमिकता समूह ने मंजूरी दे दी है। आफरी निदेशक M.R. बालोच ने बताया कि लगभग 500 किलोमीटर नहर जो मरुक्षेत्र से गुजरती है तथा इसमें कई स्थानों पर नहरी पानी आने के बाद से घास के मैदान सिंचित खेती के मैदानों में बदल गए हैं। ऐसे में लगातार किसानों के आग्रह पर हमारे प्रयासों से परियोजना प्रभारी डॉक्टर बिलास सिंह द्वारा आफरी में शोध परामर्शी समूह की सहमति से यह योजना पारित की गई थी।
और इसे शोध प्राथमिकता समूह की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। शोध प्राथमिकता समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने अपने संबोधन में बैठक के सभी सदस्यों को हर परियोजना का विभिन्न पहलुओं से मूल्यांकन करने और जनहित और लोगों की आजीविका से जुड़े संबंधों के अनुरूप अनुशंसा करने का आह्वान किया। मौसम में अचानक परिवर्तन से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिसका असर गेहूं की पैदावार पर पड़ सकता है। इन दिनों दिन का तापमान जहां बढ़ा हुआ है, वहीं रात का तापमान अभी ठंडा है। दिन का तापमान किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि बढ़ता तापमान गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दिन का अधिकतम तापमान भी आने वाले दिनों में 30 डिग्री तक पहुंचने के आसार बने हुए हैं, जबकि न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि 25 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। ऐसे में किसानों को गेहूं की चिंता सताने लगी है। यदि मौसम करवट लेता है और सर्दी फिर से शुरू होती है तो यह फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन गेहूं की फसल पकने में अभी समय है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिनके पास पानी की अतिरिक्त व्यवस्था है वे किसान भाई फसल में सिंचाई अवश्य करें। गेहूं निवाई की मंडी में 1690, बयाना की मंडी में 1623, कोटा की मंडी में 1716, मंडावरी की मंडी में 1618 और विजयनगर की मंडी में गेहूं के भाव 1665 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बाजरा ब्यावर की मंडी में 1300, निवाई की मंडी में 1350, जयपुर की मंडी में 1300, मंडावरी की मंडी में 1255 और कोटा की मंडी में बाजरा 1251 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बोला गया। मक्का विजयनगर की मंडी में 1300, लालसोट की मंडी में 1425, कोटा की मंडी में 1311 और बेगू की मंडी में मक्का 1350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बोली गई। सरसों विजयनगर की मंडी में 5361, बयाना की मंडी में 5230, लालसोट की मंडी में 5300, जोधपुर की मंडी में 5000 और मेड़ता सिटी की मंडी में सरसों के भाव 5200 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। मूंग गोलूवाला की मंडी में 6906, जोधपुर की मंडी में 6363, मेड़ता सिटी की मंडी में 7181, भगत की कोठी की मंडी में 7030 और जयपुर की मंडी में मूंग के भाव 6800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश के दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए इसी क्रम में देखते हैं आज के मौसम का हाल। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। कोटा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। बूंदी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। चूरू का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अंत में जोधपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हमारे कृषि वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके कृषि तकनीक ईजाद करते हैं, लेकिन ये कृषि तकनीक तब तक कामयाब नहीं होती हैं जब तक ये प्रयोगशालाओं से निकलकर खेतों तक नहीं पहुंचती। इसलिए हमारी सरकारों ने
इस कृषि तकनीक को खेतों में पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की है। कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों की आय दुगनी करने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं कृषि विज्ञान केंद्र टोंक के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये कृषि विज्ञान केंद्र क्या है और किसानों के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं? भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में स्थापित किया था, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर था। अभी पूरे देश के अंदर 722 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 44 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, जो कि कुछ जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनके अंडर में है, कुछ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो हमारे संस्थान हैं उनके अंडर में है, कुछ हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो NGOज हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, लेकिन ये कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्य क्या क्या होते हैं, किसानों के लिए किस प्रकार से काम करते हैं? आप देखेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र का जो पूरे देश के अंदर जो एक नेटवर्क है, जो 722 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज़्यादा ऐसे रिसर्च संस्थान हैं जो कि किसानों की परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी वैज्ञानिक तकनीकियों का इजाद करते हैं। उन वैज्ञानिक तकनीकियों को जिस ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ पे किसानों की परिस्थिति अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का पानी अलग है, तो जलवायु और पानी को ध्यान में रखते हुए, किसानों के जो उनकी व्यवस्थाएं उनको ध्यान में रखते हुए, यदि भारत में किसी भी संस्थान ने या किसी भी कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसी कोई तकनीकी का इजाद किया है जो उस ज़िले के लिए उपयुक्त है, वहाँ के किसान भाइयों को फ़ायदा दे सकती है, तो उस तकनीकियों को किसानों के खेत में ले जा कर के वहाँ पर परीक्षण करना, जिससे पता चलेगा कि उस ज़िले के किसानों के लिए वह तकनीकी अच्छी है या नहीं है। उसके साथ ही साथ जो अच्छी तकनीकियां हैं उनका प्रदर्शन के रूप में किसानों तक तकनीकियों को पहुंचाना, साथ ही साथ जो हमारी बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिनको किसान भाई अभी तक ग्रहण नहीं किए, तो कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से, जो किसान महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण के माध्यम से, साथ ही साथ जो ग्रामीण युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको भी ऐसी स्किल ट्रेनिंग दे करके जिससे वो अपना रोजगार खुद का खड़ा कर पाएँ, साथ ही साथ दूसरे लोगों को रोजगार दे पाएँ। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान केंद्र का काम है, वो भी अच्छे क्वालिटी का बीज उत्पादन करना, जिससे ज़िले की जो जितनी मुख्य फसलें हैं उनका बीज उत्पादन करके वहाँ के किसानों को अच्छे क्वालिटी का बीज मिल पाए। साथ ही साथ यदि बगीचा है, फूल है, फल है और सब्जियां हैं, तो उसका प्लांटिंग मटेरियल भी किसानों को मिल पाए। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र पे जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो स्थापित की गई हैं, जिससे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, जैसा कि पूरे देश में करीब 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड स्थापित किए जा चुके हैं। तो किसानों की मिट्टी को जांच करने के बाद किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिए जा रहे हैं, और स्किल जो ट्रेनिंग है उसके द्वारा ऐसे युवाओं को तैयार किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरे जो युवा हैं उनको रोजगार दे पाएँ। तो ये सब जो कार्य हैं ये कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मुख्यतः किसानों के लिए और जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए प्रशिक्षण देते हैं, उनको नई नई तकनीकों के बारे में बताते हैं, बीज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो। इसके ऊपर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो किस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय को 2022 तक डबल करना है, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्रों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जो कि पूरे देश के 722 कृषि विज्ञान केंद्र अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के देश के किसानों के लिए किसानों की आय को दुगना कैसे करेंगे उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों ने हर जिले में 2-2 मॉडल गांव का चयन किया है। मॉडल गांव को चयन करने के बाद वहां के किसानों की परिस्थिति क्या है,
जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 85% के अनुसार हमारे देश में अभी भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। तो हमारे पास ऐसे मॉड्यूल होने चाहिए इस देश के पास कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की इनकम को कैसे डबल किया जाएगा। यदि इनकम को डबल करने की बात है तो आप जो 3-4 बातें हैं वही मुख्यतः ध्यान में आती हैं कि एक तो किसानों की जो लागत है उसको हमें कम करना होगा, दूसरा साथ ही साथ उत्पादन को बढ़ाना होगा, और जो किसान का उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो, वैल्यू एडिशन करने के बाद किसान को ज़्यादा पैसा कैसे मिले, साथ ही साथ मार्केट से किसान के उत्पाद को कैसे जोड़ा जाए। तो ये जो 4 बिंदु हैं इस पर कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर कार्य कर रहे हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 गांव गोद में लिए हैं और उन्हीं गांवों में मुख्यतः कृषि विज्ञान केंद्रों का काम है। यदि हम जो हमारी लागत है, किसानों की लागत है, उसको कम करने की बात है तो बहुत ही आसान तरीके से किसानों की लागत को कम करने में कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्य निरंतर चल रहे हैं। जैसा कि बीज को कम करने की बात है तो यदि किसी भी फसल में यदि जो निश्चित बीज है उतना बीज हम यदि लगाएंगे तो हमारी वहाँ से लागत कम होगी। यदि गेहूं का किसान भाई 150-160 किलोग्राम बीज डाल रहे हैं, उसकी जगह यदि हम 100 किलोग्राम 120 किलोग्राम बीज डालेंगे तो वहाँ से पैसा बचेगा। यदि सरसों में, क्योंकि सरसों राजस्थान की मुख्य फसल है, लगभग 30 लाख हेक्टेयर एरिया में सरसों यहाँ पे होती है, तो सरसों में 7 किलोग्राम 8 किलोग्राम किसान भाई कभी कभी बीज डालते हैं। उसी की जगह यदि 4 किलोग्राम बीज डालेंगे, यदि 30 सेंटीमीटर बुवाई करने की जगह 45 सेंटीमीटर की बुवाई करेंगे सरसों की, तो वहाँ पे हमारा बीज की लागत कम होगी। साथ ही साथ यदि जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सरसों का अनुसंधान संस्थान भरतपुर में है, उसकी जो गिरिराज वैरायटी है उस वैरायटी का प्रयोग करेंगे तो जो प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है उसकी अपेक्षा में उसकी जो बीज कॉस्ट है वो करीब 90% कम हो जा रही है। तो वहाँ से किसानों की लागत को कम कर सकते हैं। ऐसे ही यदि मिट्टी की जांच करने के बाद यदि सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार यदि हम खाद का प्रयोग करेंगे, वहाँ से किसानों की लागत कम होगी। साथ ही यदि वर्मी कंपोस्ट किसान खुद बनाएंगे, यदि वो जो बाज़ार का खाद है उस पर निर्भरता कम होगी, वहाँ से हमारी लागत कम होगी। यदि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम सिंचाई करेंगे, वहाँ से हमारी लागत कम होगी। साथ ही साथ मल्चिंग करेंगे तो हमारा जो पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, खाद की ये जो खरपतवार की समस्या है वो समस्या कम होगी। तो इन सारी तकनीकियों के द्वारा हम लोग किसानों की लागत को कम कर सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ यदि हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर पर जाएंगे, यदि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे जाएंगे तो निश्चित ही हमारी आय बढ़ेगी। और उसके साथ साथ यदि हम देखें कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ ही यदि जो किसान के पास रिसोर्सेस हैं, हमको ध्यान में रखना है कि किसानों के पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट करना है। यदि किसी के पास 4 बीघा खेत है तो 4 बीघा खेत में यदि वो सरसों ही नहीं करेंगे, वहाँ पे फलों की व्यवस्था करेंगे, वहाँ पे बगीचा लगाएंगे, यदि फूल लगाएंगे, सब्जियाँ लगाएंगे और साथ ही साथ कुछ फसलें भी करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को लगातार वर्ष भर आय मिलेगी। और जो किसानों के उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन मुख्य एक काम है किसानों की आय को बढ़ाने में। यदि किसानों के जो उत्पाद है उसका यदि हम वैल्यू एडिशन करेंगे, यहाँ पे आंवला का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, आंवला का यदि लड्डू है, आंवला का मुरब्बा है, आंवला का चूड़ है, स्क्वैश है, आंवला का रस है, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो निश्चित ही किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मार्केट से जोड़ने की बात, यदि ग्रुप अप्रोच के द्वारा किसानों को मार्केट से जोड़ा जाए, कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे कार्य कर रहे हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र टोंक भी काम कर रहा है कि जयपुर के जो जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप्स, स्पेशली ब्रोकली, टमाटर, इनको मॉल्स में कैसे छोटे छोटे ग्रुप बना करके किसान सीधे बेचें, तो बिचौलियों से उनकी जो निर्भरता है वो कम होगी। निश्चित ही उसी के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। क्या हमारे किसान भाई जो खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं उनका भी वैल्यूडेशन कर सकते हैं? और इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में बेर की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, बेर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो क्या जो बेर जैसी जो फसलें हैं इनका भी वैल्यूडेशन किया जा सकता है क्या? निश्चित ही आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि राजस्थान में बाजरा बहुत बड़े क्षेत्रफल में किया जाता है और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अभी इस पर भी काम कर रहा है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक वैरायटी है JHB 732 जो बाजरा की वैरायटी है,
उसको लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र ने हमारे जो चयनित गांव हैं वहाँ पे हमने करवाया है। साथ ही क्योंकि अभी कुपोषण की बात हो रही है कि देश को कुपोषण भी फ्री किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश से कुपोषण भी समाप्त होना चाहिए। तो क्योंकि बाजरा में हाईली आयरन न्यूट्रिएंट है और उसका वैल्यू एडिशन करके हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। जो JHB 732 वैरायटी है वो हाईली न्यूट्रिटिव वैरायटी है और वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो बाजरा के बिस्किट, बाजरा के लड्डू, बाजरा के बहुत सारे उत्पाद बनाकर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में बाजरा बहुत बड़े क्षेत्रफल में होता है। साथ ही क्योंकि बेर भी यहाँ की एक मुख्य फसल है, तो बेर का भी हम अचार बना करके इसका वैल्यू एडिशन करके हम क्षेत्र में उसको ग्रुप के द्वारा मार्केटिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि आप किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, तो किसानों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो किस किस प्रकार का होता है? जो हमारे किसान और किसान महिलाएं हैं उनको जो वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसमें वहाँ पे किस प्रशिक्षण की ज़रूरत है उस टाइप के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप जो मशरूम की बात कर रहे हैं, तो मशरूम है, हमारा डेयरी है, हमारा बागवानी है, यदि नर्सरी है, इन वर्मी कंपोस्टिंग है, इन वैल्यू एडिशन है, इन सारी चीज़ों पर जो प्रशिक्षण है वो स्पेशली युवाओं को दिया जा रहा है। मशरूम बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मशरूम का यदि कोई भी व्यक्ति 100 बेड का यदि मशरूम तैयार करते हैं तो वो करीब 50 स्क्वायर मीटर एरिया में तैयार हो जाता है और 4 से 5 हज़ार रुपये लागत में 15 से 20 हज़ार रुपये का मुनाफा करीब 45 से 50 दिन में हो जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम के उत्पादन पर भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही साथ जो डेयरी है और जो दूध है, दूध के जो उत्पाद हैं उसका वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसका पनीर कैसे बनाएं, उसका खोआ कैसे बनाएं, आइसक्रीम कैसे बनाएं और उत्पाद कैसे बनाएं, उस पर भी कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण दे रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अभी एक नया मंत्रालय बना है कौशल प्रशिक्षण। तो कृषि विज्ञान केंद्रों को भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र जो उनके क्षेत्र के युवा हैं उनको कैसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा जोड़ेंगे, जिससे किसान भाई आगे एंटरप्रेन्योर के रूप में और दूसरे लोगों को कैसे रोजगार दें। तो हम युवाओं पर स्पेशली ध्यान है सरकार का कि उनको प्रशिक्षण दे करके रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो सारे कृषि विज्ञान केंद्र उस पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे देश के और प्रदेश के सभी किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ज़िले में सरकार के द्वारा एक ऐसी संस्था बनाई गई है जिसको हम कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रत्येक किसान भाई को जुड़ना चाहिए। आप लोग कोई भी खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, चाहे वो पशुपालन का काम कर रहे हैं या बागवानी का काम कर रहे हैं, आपको यदि कोई भी समस्या है तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से ज़रूर जुड़ें, उनसे परामर्श करें और परामर्श करने के बाद ही आपको जो आपकी समस्या है उसका समाधान होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र से ज़्यादा जुड़ें। किसान साथियों, आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई समस्या या सुझाव आपके पास हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।